सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे बचपन से ही अल्लाह के घर को देखने का और अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने अपने अब्बू से भी कई बार कहा कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ। अब्बू बोले, बेटी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम अपने शौहर के घर जाकर अपना ये शौक़ पूरा कर लेना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हज और उम्रे पर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बदलाव आ जाएगी। मेरी शादी हुई, मैंने अपने शौहर आसिफ से भी उसकी ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे याद है मेरी उसने ख्वाहिश और तमन्ना सुनकर मेरा शौहर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर उम्रे पर नहीं बल्कि हज पर जाऊंगा। मेरी शादी रमज़ान से पहले हुई थी। छोटी ईद के बाद हम हज की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि मेरे शौहर ने बहुत पहले ही उस चीज़ की दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ी खुशी देखने जा रही थी। मैं उस कदर खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। बड़ी ईद से कुछ दिन पहले मेरे शौहर ने मुझे बताया कि हमें हज के लिए कुछ ही दिन में रवाना होना होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन रात को जब मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर के चेहरे पर परेशानी थी। वह पासपोर्ट को देखते हुए मुझसे एक सवाल करने लगे, शबनम तुम मुझसे एक वादा करो, वहाँ जाकर तुम मुझसे बेवफाई तो नहीं करोगी। शौहर की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। आसिफ, आपको क्या हो गया है? आपको क्या लगता है कि आपकी शबनम कभी आपसे बेवफाई करेगी? ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मियाँ बीवी में हजार झगड़े और रूठना मनाना हो जाए, लेकिन वे आखिर में हमेशा एक साथ होते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी आपको ऐसा ख्याल आए, आप मेरी आंखों में देख लीजिएगा। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा फैमिली बातें ना करो। मेरे शौहर की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। पता नहीं क्यों हज पर जाने से पहले उन्हें ऐसा ख्याल क्यों आया है। बाकी तो लोग हज पर जाने से पहले अपने अल्लाह के अलावा किसी को याद नहीं करते, और मैंने यही सुना है कि हज और उम्रे पर जाने से इंसान के दिल में मौजूद सभी शिकवे गिले ख़त्म हो जाते हैं और इंसान पहले की तरह तरोताज़ा हो जाता है। हज पर जाने से पहले मेरे शौहर के खाला ने हमसे कहा कि तुम लोग मेरे घर दावत पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं क्यों खाला ये बात मुझसे ऐसे कह रही थी जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन कुछ बताना भी चाहती हो। जब मैं खाला के घर गई, खाने के बाद मुझे कहने लगी, बेटी ऊपर छत पर आना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं खाला के पीछे पीछे छत पर गई तो कहने लगी, बेटी ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबत और आफत आ जाती है, लेकिन तुम हज पर जा रही हो, तुम अपने शौहर के लिए दुआ करना, और हाँ, अपने शौहर को छोड़ने का सोचना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं खाला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शक में पड़ गई थी कि आखिर उन्होंने ऐसी बात क्यों की। अगर ऐसी कोई बात ना होती तो मेरा शौहर और मेरी खाला एक ही बात क्यों करते। मेरे दिल में हजारों शक पैदा हो गए थे और डर भी लगने लगा था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने मायके जाकर ये सारी बातें अपने अब्बू को बताऊं, लेकिन मैं चुप रही। मैंने कहा, जो इतने पाक घर की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जिंदगी आगे बढ़ती रही। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वहाँ जाकर मैं हज भी कर पाऊंगी या नहीं। मेरे दिमाग में बार बार यही सोच आ रहे थे। पता नहीं क्यों एक बार तो मुझे ख्वाब भी आया था कि जैसे मैं खाना काबा तक जाते जाते खींच ली जाती हूँ और हज मुकम्मल नहीं हो पाता है। मैं अल्लाह के लाख दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ऐसा मौका ना आए, मेरी मुराद पूरी हो, बग़ैर उम्रा किए वहाँ से मुझे वापस ना आना पड़े। पर किसी ने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपने शौहर से कहा था, हम दोनों रात गए तक इबादत करेंगे, इसलिए आप मक्का के करीब करीब होटल लीजिएगा जहाँ से खाना काबा पास हो और हमें वहाँ ठहरने में कोई परेशानी ना हो। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा होटल हरम से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। हम वहाँ जा ही रहे हैं इबादत करने, हमारी इबादत में कोई कमी नहीं होगा, तुम किसी चीज़ की फ़िक्र ना करना। मैं अपने पति की बातें सुनती तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता। एक अजीब सा अंदेशा था जो मेरे दिमाग पर सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। हज से 2 दिन पहले की बात है, जब मैं इबादत करने के खातिर नफिल पढ़ने रात को अपने कमरे से निकली। मेरे पास अपना बैग भी था।
जिसमें मैंने पासपोर्ट, पानी की बोतल और छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। मुझसे गलती हुई कि मैं अपना पासपोर्ट वाला बैग लेकर बाहर आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मैंने एक औरत को पाया जो दीदे फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। औरत की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी शक्ल सूरत देखी भाली लग रही थी, लेकिन याद नहीं आता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैं उसकी बातों में बिजी हो गई। मैंने कहा कि मैं इबादत करने जा रही हूँ। कहने लगी, अभी तो हरम में सफाई हो रही है, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। क्या तुम्हारे होटल में खाने पीने का बंदोबस्त है? मैंने कहा, मुझे अभी तक याद नहीं, हमने जो भी खाया बाहर से खाया। औरत ने कहा, तुम मुझे अपने पासपोर्ट दिखाओ और बाकी का कागज़ भी मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे होटल में खाने पीने की बंदोबस्त है या नहीं। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वह औरत बहुत जिद करने लगी। बोली कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा। खैर, मैंने उस औरत को अपना पासपोर्ट उसके हाथ में नहीं दिया था। वह हंसकर बोली, अरे पासपोर्ट से होटल का थोड़ी ना पता चलेगा। मेरा मतलब था कि तुम अपने मुझे पासपोर्ट के अलावा और भी कागज़ दिखाओ। मैं उस औरत की बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। फिर उसने कहा, चलो अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो मत दिखाओ। पासपोर्ट को देखकर वह ज़्यादा हैरानी में पड़ चुकी थी। मुझसे पूछने लगी, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरी शादी करीब करीब 5-6 महीने पहले हुई थी। मेरी बात सुनकर वह बहुत परेशानी में थी। मुझे देखने लगी जैसे उसने पहली बार किसी शादीशुदा औरत के बात की हो और शादी करना कोई जुर्म हुआ हो। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मेरा शौहर यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार करता है, उसके पास दुनिया की हर ऐशो आराम है। तुम मेरे घर चलोगी तो तुम्हें किसी महल जैसा मंजर देखने को मिलेगा। औरत की बातों से मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम होने लगी। फिर बोली, तुम्हें पता है यहाँ पर चोरी चकारी और जुर्म का तो अंदेशा ही पैदा नहीं होता। ये पाक शहर है, यहाँ पाक लोग रहते हैं। अगर कोई नापाकी भी आ जाए तो पकड़ा जाता है। उसकी बातें बड़ी सख्त और कड़वी थी। मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस मुल्क में तो किसी बुराई का तसव्वुर भी नहीं पैदा होता, तो मैं उसके साथ चली गई। मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे घर जाओगी तो तुम्हें दुनिया का होश नहीं रहेगा। उसके 2 मायने वाली बातें थीं, पर मैं उसके साथ चली रही थी। चलते चलते हुए एक गाड़ी तक पहुंची तो कहने लगी, लो आ गया मेरी गाड़ी, तुम मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी चलाने वाला एक बड़ा आदमी था जो काले रंग का था। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वह औरत बाकायदा गाड़ी लेकर यहाँ आई थी क्या? उसका मकसद सिर्फ मुझसे बातचीत करना था? क्यों ऐसा भी हो सकता था कि अगर वह औरत मुझसे बात करना चाहती थी तो वह मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर यहाँ से वापस चली जाऊँ, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे यकीन आ गया, वह किसी तरीके से भी मुझे कोई बुरी औरत मालूम नहीं हो रही थी। मैं चुप से बैठी रही। गाड़ी 20 मिनट चलने के बाद एक जगह पर रुकी। बाहर एक बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला था और उसके अंदर एक सफ़ेद रंग का घर जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था, और घर का डिज़ाइन वाकई में किसी राजाओं का देखने का लगता था। मैं वहाँ पर उतरी। औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। अब तुम यहाँ आई हो तो मेरी मर्जी से ही जाओगी। उसने बड़े अजीब से शब्द में ये बात कह दी थी। जाहिर है मेहमान तो मेज़बान की मर्जी से ही जाता है। ये कहता हुआ एक और आदमी उस घर से बाहर निकला। उस आदमी का कद बहुत लंबा था और बहुत ही ज़्यादा जालिम इंसान लग रहा था, लेकिन उसका सर झुका हुआ था। उस आदमी ने मुझसे बात की, कहा कि बेटी जाओ, जाकर कमरे में बैठो, आराम करो। अब तुम घर में आ गई हो तो उसे अपना ही समझो। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये लोग मुझे बरसों से जानते हों। फिर वह औरत मुझे दूसरे कमरे में लेकर आई। मुझसे कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, चलो फ़िलहाल अपने बैग से पानी निकाल कर पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूँ। शरबत कहकर वह कमरे से निकल गई। मैं अपना बैग ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, मेरा बैग तो था ही नहीं कहीं पर। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बैग मेरे एक आखिरी निशानी था, क्योंकि उसी के अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरे कागज़ और शौहर से बात करने के लिए फ़ोन वगैरह थे। मैं अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में
हमेशा बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती थी, लेकिन उस टाइम मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैं अपने शौहर से बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। मैं दोबारा अपने बैग को ढूंढने लगी, पर मेरा बैग कहीं होता तो मुझे मिलता ना। मैंने बहुत कोशिश की, आखिरकार मैं थक हार कर बैठ गई। इतने में वे औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई। मेरा बैग नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर उसने किसी तरह का असर का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे सामने ही बैठ गई। क्या बात है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मेरा बैग, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ गुम हो गया है। अरे बेटा, पहले ये शरबत तो पी लो, अपनी प्यास बुझा लो, वरना तुम परेशानी में सब कुछ भूल जाओगी। रही बात तुम्हारे पासपोर्ट की, तुम्हारे बैग गाड़ी में पड़ा होगा, मैं थोड़ी देर बाद जाकर देखती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली महसूस हुआ। मेरे दिल को करार आया कि चलो, मेरा पासपोर्ट तो वापस मिल जाएगा। मैं खुद से पूछ रही थी कि मैं यहाँ आई ही क्यों थी? आखिर मैंने यहाँ आने का मकसद क्या था? सिर्फ इसलिए कि उस औरत ने मुझे चिकनी चुपड़ी बातें की और मैं उसकी बातों में आ गई। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ़ औरत हूँ। मैंने ये क्या कर दिया? मैं खामखा उस औरत के साथ चली आई। कसम से मुझे तो देखना चाहिए था कि कम से कम मुझे ये तो देखना चाहिए था कि उस टाइम मेरा शौहर नहीं होता और मैं उसके गैर मौजूदगी में घर से बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं ये बातें सोच रही थी कि उस औरत ने मुझे दोबारा वह शरबत पीने को कहा। मैं शरबत पीकर सो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग बेहोशी में डूब रहा है। मेरी आंखों पर बेहोशी छा रही थी। दिल में अजीब से शक पैदा हो रहे थे। मेरी आंखें बंद हो गई। मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई। न जाने कितनी देर में ऐसी नींद की हालत में रही। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरी जब नज़र सामने पड़ी तो घड़ी में टाइम देखकर मैं परेशान हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे और आसपास से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ये देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैं जिस घर में मौजूद थी वहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी मेरे आसपास नहीं था। मैं परेशान होने लगी और मुझे कहाँ लेकर आ गई है वो औरत, और मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं जल्दी से उठी। उठकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। परेशानी से दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह औरत ऐसी तो नहीं लगती थी कि मुझे कमरे के अंदर बंद कर दे। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। करीब करीब 5 मिनट दरवाज़ा पीटने के बाद मैंने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। तभी दरवाजे को आकर किसी ने ज़ोर से खोला। मैंने देखा सामने वही औरत थी। औरत ने आकर मुझे सहारा देने के बजाय बहुत ज़ोर से डांटा और कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों पागलों की तरह दरवाज़ा बजाए जा रही हो? अगर मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया है तो तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ जानी चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। आपने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? मगर क्यों? फिर से रोने लगी थी। ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाक शहर है, यहाँ जुर्म नहीं होते। मैंने तुम्हें किसी मकसद से यहाँ बंद कर रखा है। मैं तुम्हारे शौहर से हिसाब कर लूँगी। फ़िलहाल तुम कमरे के अंदर बैठी रहो। औरत मुझे हिदायत देकर चली गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क भी रहा था। आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं अपने शौहर को याद करने लगी। मेरा पासपोर्ट बैग भी गुम हो गया था। जाहिर है उसी औरत ने कहीं छुपा दिया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। मैंने उस औरत से कहा कि वह मुझे मेरे होटल तक छोड़ आए। कहने लगी कि बहन, अगर तुम बाहर निकलोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। वह औरत कहते हुए बहुत डरी हुई लग रही थी। उसके आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले रंग के धब्बे थे। उसने मुझसे ये बात करके मेरे दिल में जैसे शक निकाल दिया था। आप कैसी बात कर रही हैं? मैं बाहर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि मुझे कैद कर सके? खुदा का खौफ करो, आप में ज़रा भी शर्म नहीं है? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तुम्हारा पासपोर्ट और बैग वगैरह गुम हो गया है। मुझे उसी बात की परेशानी है। रहा सवाल तुम्हें यहाँ बंद करने का, तो मैंने इसलिए बंद किया है। अगर तुम बगैर पासपोर्ट के यहाँ से निकलोगी तो तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तुम्हें तो पता है ना यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। उस औरत की बात सुनकर मैं तो वाकई डर गई थी। मैं चुप हो गई कि फिर मुझे शरबत का ख्याल आया। मैंने झट से उससे पूछा, अगर आप मुझे यहाँ इसलिए लाई थी तो आपने मुझे शरबत क्यों पिलाया? आप अच्छी तरह से जानती थी कि उस शरबत में कोई नशा दवाई मिलाई हुई थी। मैं जिसे पीते ही बेहोश हो गई थी। ज़रूर उसमें
आपकी कोई साजिश है। बेटा, खुदा का खौफ करो, अपने कानों को हाथ लगा लो और उस रब से माफ़ी मांगो। तुम उसके सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इतना तो सोचो बेटी कि तुम्हें मैं उस पाक जगह से लेकर आई थी, अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें शरबत में नशा मिलाकर पिला दी। ऐसा क्यों करूँगी बेटी? मुझे ऐसा करके मिलेगा क्या? तुम खुद सोचो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो। फिर ऐसा करके मुझे कौन सी नस्लों का सवाब मिलेगा या कौन सा खजाना हाथ आ जाएगा? ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की थी कि वह औरत बड़ी सफाई से हिंदी बोल रही थी। मैं उसे देखकर ज़्यादा हैरान थी। आपको हिंदी आती है? पर मैं तो सोच रही थी कि आप एक अरबी खातून हैं, पर यह भूल गई कि आप तो हिंदी बोल रही हैं। आप यकीनन मेरे ही शहर की होंगी। अगर आप मेरे शहर की हैं तो मुझे जानती भी होंगी। मेरी बात सुनकर वह औरत गुस्से से उठकर खड़ी हुई। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता डायन? तू भी अपनी माँ जैसी निकली। आपको मेरी माँ का पता कैसे मालूम है? मैंने बड़ी घबराहट से पूछा। वह बोली, नहीं, मुझे तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू उसे बहुत तंग करती होगी। अरे मैंने तुझे यहाँ पनाह दी और तूने मुझे ही बातें सुनाई जा रही है। अब चुप कर बैठ, वरना मैं तुझे इसी कमरे में बंद कर दूंगी और खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक तू यहाँ से निकल नहीं पाएगी। उस औरत की बात सुनकर तो मैं चक्कर खाने लगी। सोचा नहीं था कि मुझे मेरे शौहर की वजह से इतनी ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। वह मुझे मेरे शौहर आसिफ का भी नाम ले रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने देखा दूसरे कमरे से भी बहस की आवाज़ें आ रही थी। वह औरत मेरे कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैंने देखा इस बार उसने कमरे के दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। जिस कमरे से बहस और ऊंची आवाज़ आ रही थी, मैं भी उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा वहां मेरा शौहर खड़ा था, उस आदमी से ऊंची ऊंची आवाज़ में बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत को भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पहले मैं मजीद आगे बढ़ती। किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटी तो एक जवान औरत थी जो मुझसे काफ़ी लंबी थी और वो मुझे आगे जाने से रोक रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे खा जाएगी। उसे देखकर मैं सहम सी गई। कौन हो तुम और क्यों मुझे रोक रही हो? मैंने उससे पूछा तो बोली, मैं कौन हूँ ये तुम्हारे शौहर को पता है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम किसी बात को नहीं जानती। तुम तो बस झूठ में ज़िंदगी गुजार रही हो। अभी जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम अपना सर नोच लोगी, लेकिन उस आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करोगी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। बकवास बंद करो। मेरे शौहर के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। पता है तुम्हें, तुम्हारा शौहर तो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं है, मेरा भी शौहर है। उस लड़की की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका शौहर पर कैसे? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी और तुम्हारे शौहर की शादी काफ़ी साल पहले हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। ये आदमी मुझसे कई सालों से धोखा दे रहा है। अब ये तुमसे भी शादी कर बैठा है, पर मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए। ये हर टाइम मुझे झूठ बोलकर वापस इंडिया चला जाता है और वहाँ पर तुमसे भी शादी कर ली है। मेरे शौहर ने दूसरी शादी की हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला। दूसरी शादी उसने नहीं की, वह तो तुमने की है। उसकी पहली बीवी तो मैं हूँ। तू ख्वाबों में हो गई है। मैंने तो आज तक अपने शौहर की दूसरी शादी का नहीं सुना। सेकंड हैंड शौहर तो तूने की है, उसकी पहली बीवी तो मैं हूँ। तू ख्वाबों में हो गई है। मैंने तो आज तक अपने शौहर की दूसरी शादी का नाम भी नहीं सुना। अरे तुम क्यों सुनोगी? तुम उसकी सेकंड बीवी हो, तुम्हें ऐसी बातें हरगिज नहीं बताएगा। इसलिए अपने दिमाग पर फालतू का जोर मत डालो। मैंने जो तुम्हें कहा वही करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पासपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। फिर तुम क्या करोगी? हम खुद जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा आएंगे। तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो। मैंने उस औरत की बातें सुनी तो मेरा दिल थर थर काँपने लगा। अगर मैं यहाँ के जेल में चली गई तो 23 साल तक बाहर नहीं आ पाऊँगी। मेरे दिमाग में डरावने डरावने ख्याल आने लगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को ऐसे जाने नहीं दूंगी। यकीनन वो यहाँ इन लोगों से बहस इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है और वह बातचीत यकीनन मेरे बारे में ही है। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाजे से चिल्लाकर अपने शौहर को पुकारा। मेरे शौहर ने
जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। शबनम, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे बताए बगैर से होटल से बाहर ना निकलना। ये औरत तुम्हें ढूंढती ढूंढती वहाँ आ गई। उसने तो हमारे ख़ानदान में ही अपने मुखबर भी रखे हुए हैं। उसे सब पता था कि हम लोग किस जगह पर ठहरे हैं और हम यहाँ कैसे रहेंगे। ये तुम्हें फंसाकर यहाँ ले आई है और तुम उसके साथ चली आई हो। आप मुझे पहले ये बताएं कि दूसरी बीवी वाला चक्कर क्या है। खुदा के लिए शबनम, यहाँ पर ये बात मत छेड़ो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम लड़ना शुरू हो जाएं। मैंने तुम्हें घर चलकर सब बताऊंगा। अगर तुमने यहाँ लड़ाई की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा जहर घुल जाएगा। तुम्हारा पासपोर्ट भी उसी ने छुपाया है ताकि तुम दोबारा इंडिया ना जा सको और तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर ले। लेकिन मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैंने हिंदुस्तानी एम्बेसी से तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी मंगवा ली है। वह रास्ते में ही है। तुम पुलिस से मत डरो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ये वाली बीवी मेरी बुआ की बेटी है। उससे मैंने 10 साल पहले निकाह किया था। ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने मुझे घर जमाई बनाने का भी ऑफ़र दिया था, पर मेरी माँ ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था। पर मैं सहाना से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने सहाना के साथ 10 साल बिता दिए और मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। पर मेरे साथ मेरे घर चलने को राज़ी नहीं थी। उधर मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे थे और अकेले थे। जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया तो मैंने सोचा कि मैं इससे तलाक लेकर अपने हिंदुस्तान हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये बात मेरी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उसने मेरा पासपोर्ट भी छुपा लिया था और उसने कसम खाया था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर इंडिया नहीं जाने दूंगी। पर सहाना के जुल्म और सितम से मुझे उससे प्यार नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ के पुलिस ऑफिसर से, एम्बेसी से भी बात की थी। उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की और सहाना से मेरी तलाक दिलवाने में मदद की, पर उसने तलाक नहीं दिया। मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया और मैं इंडिया आ गया। इंडिया आकर मैंने काफ़ी दिन अपने माँ बाप की सेवा की। फिर मेरी माँ ने तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी हो गई। मैं उस बुरे ख्वाब को तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, पर मुझे डर भी था कहीं मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ और तुम्हें वे किडनैप कर लें। आखिरकार ऐसा ही हुआ, उसने तुम्हें किडनैप कर लिया। अब मुझे सहाना से प्यार नहीं है, पर मुझे अपने बच्चों से अभी भी बहुत प्यार है। मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ जाता हूँ। सहाना का अभी भी यही कहना है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मैं उसका कपड़ों का कारोबार संभालूँ और उसके इशारों पर नाचूँ। अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक़ ना रखूँ। मैंने कहा तुम मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी रख लो। उसने साफ मना कर दिया। तुम्हारे अलावा मेरे घर में कोई नहीं चाहिए, पर मैं तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता मरते दम तक। इसी वजह से मैंने दूसरी शादी की। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे कोई भी सज़ा दे सकती हो और मैं अपने बच्चों से ताउम्र प्यार करता रहूँगा। अगर वह मेरे बच्चे को वापस कर दे, मैं उन्हें खुशी खुशी ले लूँगा। शहाना, तुम शर्म करो। तुम जैसी औरतें बीवी बनने लायक नहीं होती। यकीनन तुम्हारे बाप के बहकावे में आ गया था। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी, पर अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं अपनी दूसरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वहाँ खड़े खड़े मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन अब गुस्सा मुझे अपने शौहर पर है, जिसने मुझसे उस हकीकत से बेखबर रखा और तलाक देने से पहले ही मुझसे शादी कर ली। मेरे अब्बू को यही कहा कि मैं कंवारा हूँ, मेरे पहले कभी शादी नहीं हुई। हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, पर मेरे दिल में एक रोग लग गया। आपके ख्याल में कौन गलत है, मेरी गलती है या मेरे शौहर की? मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या मैं अपने शौहर को माफ़ कर दूं या ये बात अपने माँ बाप को बताऊं? आपकी क्या राय है? मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।